द डीप डाइव के इस नए गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय को अनपैक करने वाले हैं जो लगभग हर आधुनिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद बन चुका है। ये चर्चा AWS नेटिव सर्विसेज और जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर से जुड़े इन डेप्थ आर्टिकल्स, कुछ हालिया रिसर्च पेपर्स और डिटेल्ड नोट्स पर आधारित है। तो इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यानी हमारा मिशन आज ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की इस तेजी से बदलती दुनिया में पुराने सुरक्षा के तरीके क्यों विफल हो रहे हैं और कैसे जीरो ट्रस्ट एक नए, आधुनिक और नॉन निगोशिएबल विकल्प के रूप में उभर रहा है। इसको बहुत ही आसान और रोचक तरीके से समझना है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब लोग टेक आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार हो जाते हैं। इतने सारे बज़वर्ड्स होते हैं कि मूल विषय कहीं खो जाता है। तो हमारा फोकस यही रहेगा कि इस जटिल विषय को आसानी से समझा जा सके। सही कहा। तो इस विषय को खोलते हुए मैं एक दिलचस्प उदाहरण देना चाहूंगी। अगर हम पुराने नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल्स को देखें तो वो बिल्कुल एक किले और खाई यानी कैसल एंड मोट की तरह थे। यानी अगर किसी ने किले यानी आपके नेटवर्क के अंदर प्रवेश कर लिया, फायरवॉल क्रॉस कर ली, तो उसको इम्प्लिसिटली ट्रस्ट कर लिया जाता था। सब कुछ सुरक्षित और विश्वसनीय माना जाता था। लेकिन आज के क्लाउड एनवायरनमेंट में किले की कोई बाउंड्री या पेरिमीटर बची ही नहीं है। क्लाउड के रिसोर्सेज इंटरनेट के जरिए अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। माइक्रो सर्विसेज हैं, रिमोट वर्कर्स हैं। हाँ, और यहीं पर फॉरेस्टर रिसर्च द्वारा शुरू किए गए जीरो ट्रस्ट मॉडल का परिचय अहम हो जाता है। उन्होंने इस बदलाव को बहुत पहले पहचान लिया था। मैं बताऊंगा कि इसका मूल मंत्र क्या है। इसका मूल मंत्र है, किसी पर भी, चाहे वो नेटवर्क के अंदर हो या बाहर, अपने आप विश्वास मत करो। जीरो ट्रस्ट नाम ही सब कुछ कह देता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। सुनने वालों के लिए इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है ताकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचते हुए इस कोर फिलॉसफी को पकड़ा जा सके। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इसको मूल सिद्धांतों में तोड़ें तो जीरो ट्रस्ट के 3 सबसे मुख्य सिद्धांत है। पहला है वेरीफाई एक्सप्लिसिटली, यानी स्पष्ट रूप से सत्यापन। पुराने मॉडल में अगर रिक्वेस्ट इंटरनल नेटवर्क से आ रही है तो उसे अलाउ कर दिया जाता था। लेकिन अब सिर्फ यूजर की आइडेंटिटी काफी नहीं है। लोकेशन क्या है, डिवाइस की हेल्थ कैसी है और वर्कलोड कितना सेंसिटिव है, इन सभी डेटा पॉइंट्स के आधार पर हर एक रिक्वेस्ट का रियल टाइम में एक्सेस तय करना होता है। हाँ, और इसका मतलब ये हुआ कि ऑथेंटिकेशन कोई एक बार का चेकपोस्ट नहीं है जिसे आपने क्रॉस कर लिया तो आपको पूरे सिस्टम की चाबी मिल गई। एग्जैक्टली। और यहीं से दूसरा सिद्धांत निकल कर आता है, लीस्ट प्रिविलेज, यानी न्यूनतम अधिकार। इसका सीधा सा अर्थ है कि यूजर्स, एप्लीकेशंस और डिवाइसेस को सिर्फ उतना ही एक्सेस देना जितना उनके काम के लिए जरूरी है। अगर किसी डेटाबेस एडमिन को सिर्फ टेबल रीड करनी है तो उसे राइट या डिलीट करने के अधिकार क्यों दिए जाएं? इस अप्रोच से जो अटैक सरफेस है वो बहुत कम हो जाता है। ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है क्योंकि क्लाउड में सिर्फ इंसान ही इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। सर्वर्स, फंक्शंस और एपीआईज भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उन्हें भी लीस्ट प्रिविलेज के दायरे में रखना पड़ता है। और जो तीसरा सिद्धांत है वो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा माइंडसेट बदलने वाला है। हाँ, तीसरा सिद्धांत है अज्यूम ब्रीच, यानी सेंध का अनुमान लगाना। ये मानकर चलना कि खतरा पहले से ही नेटवर्क के अंदर मौजूद है। ये सोचने के बजाय कि हमारी दीवारें बहुत ऊंची हैं और कोई अंदर नहीं आ सकता, हम ये मानते हैं कि अटैकर ऑलरेडी अंदर बैठा है। इस प्रोएक्टिव सोच से थ्रेट्स को पहचानने और रोकने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि आप लगातार एनोमलीज ढूंढ रहे होते हैं। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये तीनों सिद्धांत थियोरी में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में, खासकर AWS जैसे मैसिव क्लाउड एनवायरनमेंट्स में, ये सिद्धांत कैसे लागू होते हैं? पहचान पर आधारित सुरक्षा, जिसे हम आइडेंटिटी सेंट्रिक सिक्योरिटी कहते हैं, उस पर आते हैं। AWS के कॉन्टेक्स्ट में आइडेंटिटी सेंट्रिक सिक्योरिटी को लागू करने का सबसे बड़ा टूल है AWS IAM, आइडेंटिटी सेंटर, जिसे हम पहले AWS सिंगल साइन ऑन या SSO के नाम से जानते थे। जब कोई एंटरप्राइज क्लाउड पर काम करती है तो उनके पास एक अकाउंट नहीं होता, बल्कि सैकड़ों अकाउंट्स होते हैं। इन मल्टी अकाउंट एनवायरनमेंट्स में परमिशंस और SSO एक्सेस को एक जगह से मैनेज करने की सुविधा यह आइडेंटिटी सेंटर देता है। इसको एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझना हो तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यानी RBAC का कॉन्सेप्ट बहुत फिट बैठता है।
जैसे किसी ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। अब आप हर एक व्यक्ति को पूरे ऑफिस की मास्टर की तो नहीं देते, आप उन्हें उनके जॉब फंक्शन के हिसाब से अलग अलग कमरों की चाबी देते हैं। यहाँ व्यक्ति को नहीं, उसके रोल को अधिकार दिए जाते हैं। बिल्कुल, और ये सीधे तौर पर लीस्ट प्रिविलेज सिद्धांत को दर्शाता है। लेकिन AWS सिर्फ RBSE पर नहीं रुकता। उन्होंने कंडीशनल IAM पॉलिसीज का फीचर भी दिया है, जो इसे और पावरफुल बनाता है। हाँ, और ये कंडीशनल पॉलिसीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। ये पॉलिसीज सिर्फ रोल नहीं देखती, बल्कि शर्तों के आधार पर काम करती हैं, राइट? 100% सही। जैसे समय यानी टाइम ऑफ डे, IP एड्रेस या डिवाइस टाइप जैसी शर्तों के आधार पर एक्सेस को कंट्रोल किया जाता है। अगर एक डेवलपर का रोल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को एक्सेस करने का है, लेकिन रिक्वेस्ट रात के 2 बजे एक अननोन कंट्री के IP एड्रेस से आ रही है, तो कंडीशनल पॉलिसी उस रिक्वेस्ट को तुरंत डिनाई कर देगी। आइडेंटिटी सही होने के बावजूद कॉन्टेक्स्ट सस्पिशियस है। ये तो हुई इंडिविजुअल पॉलिसीज और आइडेंटिटी की बात। लेकिन जब हजारों एम्प्लॉइज और हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड एप्लीकेशंस एक साथ रन हो रही हों, तो इस सब को कंट्रोल में कैसे रखा जाता है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो बात ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस की आती है। AWS ऑर्गेनाइजेशंस और सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज यानी SCPs का उपयोग करके मल्टी अकाउंट एनवायरनमेंट्स को गवर्न किया जाता है। SCPs एक तरह से सबसे अपर लेवल के रूल्स होते हैं। ये तय करते हैं कि सभी अकाउंट्स पर सुरक्षा नियम लगातार लागू हो रहे हैं या नहीं। इन्हें अकाउंट का एडमिनिस्ट्रेटर भी बाईपास नहीं कर सकता। आई लव SCPs। इस पॉइंट को मैं एक शिप की एनालॉजी से जोड़ना चाहूंगी। एक बड़ा जहाज जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, अगर बदकिस्मती से एक कंपार्टमेंट में पानी भर जाए, मान लीजिए एक डेवलपर अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो पूरा जहाज नहीं डूबता। AWS में मल्टी अकाउंट आर्किटेक्चर और गार्ड रेल्स या परमिशन बाउंड्रीज यही काम करते हैं। सही कहा, ये ब्लास्ट रेडियस को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। बिल्कुल, ये नुकसान के दायरे को इस तरह कम करते हैं कि कोई भी IAM एंटिटी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ना जा सके। अगर अटैकर एक अकाउंट में घुस भी गया, तो SCPs उसको लैटरल मूवमेंट करने से रोक देते हैं। ये अज्यूम ब्रीच सिद्धांत का एक सटीक उदाहरण है। और इसी ब्लास्ट रेडियस को रोकने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी हो जाती है, जो है नेटवर्क लेवल जीरो ट्रस्ट। अब तक हम आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क का राउट भी उतना ही सिक्योर होना चाहिए। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम क्लाउड को हमेशा इंटरनेट से जोड़कर देखते हैं, लेकिन जीरो ट्रस्ट में पब्लिक इंटरनेट की जगह प्राइवेट कनेक्शंस का महत्व सबसे ज्यादा है। हाँ, और इसमें AWS प्राइवेट लिंक और VPC एंड पॉइंट्स जैसे रोचक पहलू आते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि क्लाउड में सब कुछ पब्लिक IP से होकर गुजर रहा है, लेकिन प्राइवेट लिंक और VPC एंड पॉइंट्स AWS नेटवर्क के अंदर ही रिसोर्सेज और VPCs के बीच प्राइवेट कनेक्टिविटी बनाती हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपका डेटा पब्लिक इंटरनेट पे ट्रैवल ही नहीं करता। एग्जैक्टली, जिससे इंटरनेट गेटवे या VPN की जरूरत नहीं पड़ती, और पब्लिक इंटरनेट पर डेटा लीक होने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। ट्रैफिक पूरी तरह से AWS के इंटरनल बैकबोन पर ही रहती है। मैन इन द मिडल अटैक्स का रिस्क यहाँ बहुत कम हो जाता है। और नेटवर्क के अंदर भी तो माइक्रो सेगमेंटेशन का यूज होता है, जिसे हम छोटे छोटे हिस्सों में विभाजन कहते हैं। AWS में सिक्योरिटी ग्रुप्स और नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स यानी NACLs इसके लिए यूज होते हैं। सही कहा, पहले नेटवर्क के सेगमेंट्स काफी बड़े होते थे, लेकिन माइक्रो सेगमेंटेशन बिल्कुल वैसा है जैसे एक इमारत के अंदर हर कमरे पर अलग लॉक लगा होना। सिक्योरिटी ग्रुप्स डिफॉल्ट रूप से सब कुछ डिनाई करते हैं। जब तक आप एक्सप्लिसिटली बताएंगे नहीं कि किस पोर्ट से कौन सा ट्रैफिक अलाउड है, तब तक वो कनेक्शन बनेगा ही नहीं। ये जीरो ट्रस्ट के नेटवर्क पिलर का कोर हिस्सा है। तो हमने देखा कि आइडेंटिटी लॉकडाउन हो गई, नेटवर्क लॉकडाउन हो गया, ब्लास्ट रेडियस लिमिट हो गया, लेकिन सिक्योरिटी एक डायनामिक प्रोसेस है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ एक बार की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन या नेटवर्क सेगमेंटेशन काफी नहीं है। कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ का होना सबसे अहम है, जिसे हम IAM कंडीशन कीज के जरिए देखते हैं। इस फ्रेमवर्क में कंटिन्यूअस वेरिफिकेशन एक ऑनगोइंग लूप की तरह चलता है, जिसे हम लगातार सत्यापन कहते हैं। यहाँ पर MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जिक्र आना बहुत नेचुरली फिट होता है। सिर्फ पासवर्ड होना काफी नहीं है। MFA एक के बाद एक कई वेरिफिकेशन लेयर्स जोड़ता है, लेकिन इसमें भी डिवाइस बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स का इवोल्यूशन बहुत शानदार है। बिल्कुल, पहले सिर्फ MFA OTP तक सीमित था,
आजकल डिवाइस की हेल्थ देखी जाती है। अगर किसी डिवाइस की कंप्लायंस स्टेटस ठीक नहीं है, मान लीजिए उसमें लेटेस्ट एंटीवायरस नहीं है या वो अनट्रस्टेड नेटवर्क पर है, तो जीरो ट्रस्ट उस डिवाइस से आने वाले किसी भी अनुरोध या रिक्वेस्ट को तुरंत रिजेक्ट कर देगा, चाहे यूजर के पास सही पासवर्ड और MFA कोड ही क्यों ना हो। ये सब सुनने में बहुत ही फ्लॉलेस और हाईली सिक्योर लगता है, लेकिन एक आम इंसान या किसी कंपनी के CTO के नज़रिए से ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सब करना उतना ही आसान है जितना सुनने में लगता है? ज़मीनी हकीकत क्या है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इस मॉडल को लागू करने की कोशिश करती है? जमीनी हकीकत काफी चुनौतीपूर्ण है और सोर्स मटेरियल में दी गई मुख्य चुनौतियों पर बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चुनौती है मल्टी अकाउंट एनवायरनमेंट में आइडेंटिटी मैनेजमेंट की जटिलता। हजारों रोल्स और पॉलिसीज को मैप करना, उन्हें मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक आपको क्लाउड से लॉकआउट कर सकती है। हाँ, और फिर स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी यानी सख्त सुरक्षा और यूजर कन्वीनियंस जिसे हम सुविधा कहते हैं, उनके बीच संतुलन बनाना भी एक बड़ा पेन पॉइंट है। डेवलपर्स को एजिलिटी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी टीम सब कुछ लॉकडाउन करना चाहती हैं। जब डेवलपर का एक्सेस ब्लॉक होता है तो काम रुक जाता है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। सही पकड़ा आपने। और तीसरी बड़ी टेक्निकल चुनौती है लगातार मॉनिटरिंग और तेजी से इंसिडेंट रिस्पॉन्स करने का महंगा और रिसोर्स इंटेंसिव होना। हर ट्रांजैक्शन का लॉग मेंटेन करना, उसको CM टूल में भेजना और एनोमलीज डिटेक्ट करना, इस सब में बहुत ज़्यादा कंप्यूट और स्टोरेज कॉस्ट आती है। अलर्ट फटीग भी होता है जब सिक्योरिटी टीम्स को दिन में हजारों अलर्ट्स मिलते हैं। और इन सब टेक्निकल चुनौतियों के बावजूद जो सबसे बड़ी बाधा सोर्स मटेरियल में हाईलाइट की गई है वो टेक से रिलेटेड नहीं है, वो है कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज यानी सांस्कृतिक बदलाव, जिसे लागू करते वक्त अक्सर कर्मचारियों या मैनेजमेंट की तरफ से विरोध झेलना पड़ता है। लोग पिछले 20 साल से एक तरीके से काम कर रहे होते हैं और अचानक उन्हें जीरो ट्रस्ट के नए सख्त दायरे में काम करने को कहा जाता है। एग्जैक्टली। लोगों को लगता है कि उनका अधिकार छीना जा रहा है, जबकि असल में सिर्फ उनके अकाउंट का अटैक सरफेस कम किया जा रहा है। इस ट्रांजिशन को मैनेज करने के लिए स्ट्रांग लीडरशिप और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ये सब रातों रात नहीं होता। इस गहन चर्चा का निष्कर्ष निकालना हो तो ये बहुत साफ हो जाता है कि जीरो ट्रस्ट सिर्फ एक IT प्रोजेक्ट नहीं है जिसे आपने एक दिन शुरू किया और महीने के अंत में खत्म कर दिया, बल्कि ये एक निरंतर चलने वाला रोड मैप है जिसमें कंटिन्यूअस असेसमेंट और अडेप्टेशन की जरूरत होती है। मैं पूरी तरह से अग्री करता हूं, और जो ऑर्गेनाइजेशंस इसे सक्सेसफुली अपनाती हैं उन्हें एक टेम्परेरी फिक्स नहीं मिलता। उन्हें आने वाले इमर्जिंग थ्रेट्स या नए खतरों के खिलाफ एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज यानी रणनीति लाभ हासिल होता है। वो ब्रीचेस से बचने के साथ साथ अपने बिजनेस ऑपरेशंस को भी लचीला बनाते हैं। सही कहा। आज के इस डीप डाइव में इतने जटिल और रोचक विषय को आसानी से समझने का ये सफर यहीं पर खत्म होता है। सुनने वालों को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं इस चर्चा के आधार पर एक नया विचारों उत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो हम सबको आगे सोचने पर मजबूर करेगा। अगर हम मान लें कि क्लाउड सिस्टम में लगातार घुसपैठ का खतरा है और हर सेकंड करोड़ों लोगों, डिवाइसेस और कॉन्टेक्ट्स को वेरीफाई करना जरूरी है, तो आगे क्या होगा? जब ये जटिलता और स्केल इंसानी क्षमता के बिल्कुल बाहर हो जाएगी, तो क्या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पूरी तरह से इस जीरो ट्रस्ट मॉडल को ऑटोनोमसली यानी अपने आप संभालेगा? अगर कल को मशीन्स ही रियल टाइम में तय करने लगे कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं, तो हमारी सुरक्षा कितनी सुरक्षित रहेगी? ये एक ऐसी स्थिति है जहां कंट्रोल पूरी तरह से एल्गोरिदम्स के हाथ में होगा। इस विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कीप एक्सप्लोरिंग,